तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की। चैप्टर मैंने 1 लिया है, समुच्चय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए भी किया जाता है। ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था, ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण, तो कई बार हम यहीं पे गलती करते हैं कि बड़े कोष्ठक का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना, और कॉमन ही लगाते हैं उनके बीच में। तो कुछ नियम हैं जो हमको पता होना चाहिए। दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, कि कहीं किताबों का संग्रह है, कहीं किसी वस्तु का संग्रह है, ठीक है। तो संग्रह की चर्चा हम करते रहते हैं। जैसे ताश की गड्डी हो गया, व्यक्तियों की भीड़ हो गया, क्रिकेट टीम, एक तरह से ये संग्रह ही है, ठीक है, कलेक्शन ही है। गणित में भी हम ऐसे ही विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे कभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह की। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ऐसे पूर्ण संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, भाज्य संख्याओं का संग्रह। तो गणित में भी ऐसे कई तरह के संग्रह हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ संग्रह दिए गए हैं। जैसे भारत की नदियाँ, ठीक है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, तो उसमें क्या क्या मिल जाएंगी हमको, 1, 3, 5, 7, 9। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, संग्रह हैं, ठीक है। अब कुछ समुच्चय आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे किस संकेत का प्रयोग किस समुच्चय के लिए होता है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे n का प्रयोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए होता है, z का प्रयोग पूर्णांकों के समुच्चय के लिए होता है, q का प्रयोग परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दिखाने के लिए होता है, r का प्रयोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दिखाते हैं, z प्लस मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय, q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है क्या, सुपरिभाषित समुच्चय है क्या? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब समुच्चय की परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का यदि सुपरिभाषित संग्रह है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय। जैसे मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो उस संग्रह में केवल अभाज्य संख्याएं ही होंगी। क्या कोई अन्य संख्याएं हो सकती हैं? क्या सम संख्या उसमें हो सकती हैं? क्या विषम संख्या हो सकती हैं? तो कुछ हो सकती हैं विषम संख्याएं हों, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्याओं में अन्य संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, भाज्य संख्याएं नहीं होंगी, मतलब उसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही होंगी। तो पहले से ही हमने परिभाषित कर दिया है। तो ऐसा संग्रह जो पहले से ही सुपरिभाषित हो, जिसके बारे में जिसकी प्रॉपर्टी हमने पहले से ही बता दी है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव, देखो अब यहाँ पे समुच्चय जब होगा तो उसके अवयव भी होंगे, है ना। तो उनको हम यदि अवयव बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, C, X, Y, Z, ठीक है। फिर समुच्चय के अवयवों को, अब जो उसके अवयव होंगे उसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z इससे निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि a समुच्चय A का अवयव है तो हम कहते हैं कि A समुच्चय A में है, ठीक है ना। यदि मान लो कोई समुच्चय है और A उसका अवयव है तो हम क्या कहते हैं कि A समुच्चय A में है, ठीक है।
वाक्यांश अवयव है, जैसे लिखते हैं ना, या सदस्य है या में है, को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, ये उल्टा ई जैसे रहता है, ये ई जैसे जो रहता है ना, इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आता है यदि ए इस कैपिटल ए का एलिमेंट है तो क्या लिखते हैं, ए एलिमेंट ए, ठीक है, ऐसा भी बोल देते हैं ये, लेकिन ये यूनानी प्रतीक है एप्सिलॉन, ठीक है। यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इस तरह से हम इसको काट देते हैं, कट करते हैं, लिखते हैं, और इसे ए समुच्चय ए में नहीं है पढ़ते हैं। ए मतलब ये वाला अवयव समुच्चय ए में नहीं है। अब समुच्चय को निरूपित करने की कुछ विधियां हैं, ठीक है, जैसे रोस्टर या सारणी रूप और समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम स्वरों के समुच्चय की बात करें तो देखो इस मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे रहता है, और यहाँ पे सारे मेरे वावेल्स हैं, मतलब स्वर, और इनके बीच में कॉमा लगाया गया है। रोस्टर रूप में लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जब रोस्टर रूप में आप लिखेंगे तो ध्यान क्या रखना है, रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है, ये आपको समझ लेना है, ओके। फिर है समुच्चय निर्माण रूप। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, ठीक है, मतलब यदि आप कोई समुच्चय लेते हैं, जैसे मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो उनका गुणधर्म क्या हो गया कि वो सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। यदि सम संख्याओं की बात करूं तो उनका एक गुण हो गया कि वो सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। मतलब यदि मैं 2, 4, 6, 8 की बात करूं तो एक कॉमन गुण हो गया कि ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं, और दूसरा गुण क्या कह सकते हैं कि सभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। तो एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने, ये हमारे पास स्वर हैं जिनको अभी सारणीबद्ध रूप में दिखाया गया है, तो अब इनको यदि हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो ये ए, ई, आई, ओ और यू क्या हैं, ये सभी स्वर हैं, ठीक है। अवयवों का एक उभयनिष्ठ गुणधर्म क्या है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य स्वर नहीं है, अक्षर नहीं है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, भी बराबर एक्स, जिसमें एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। मझला कोष्ठक लगाना है, यहाँ पे एक्स किसको प्रकट कर रहा है, जो यहाँ पे एलिमेंट लिए गए हैं इनको, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। यहाँ पर समुच्चय को भी से दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे वावेल की बात हो रही है, स्वरों की बात हो रही है, ठीक है। किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करते समय हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं ना, उसकी जगह कोई और चर ले सकते हैं, जैसे y, z, है ना। x के स्थान पर किसी अन्य प्रतीक का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे x, y, z। इसके उपरांत हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉलन का, वो दो बिंदी जो लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पे लगाई गई ये कॉलन कहलाता है। लिखते हैं कॉलन के बाद समुच्चय के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय भी के उपर्युक्त वर्णन को निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कैसे कि सभी x का समुच्चय, क्या बोलेंगे, सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। सभी x का समुच्चय जहाँ x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो इस तरह से पढ़ना है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ओके।